हमारे स्कूल वाले ही बता रहे हैं। बोल रहे हैं हमारे पास जो फाइल कर रखा है परसेंटेज कम करके बता दें। तो तुमने जो मार्क्स मुझे बताए थे वो थोड़ी आ रहे हैं तुम्हारे पास, वही आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। भेज देना बेटा शाम तक नंबर। और किसी के बताया क्या ब्राइट लाइन का? ये भी बताया क्या? रैम भी नहीं बताया अभी तक। बता देगा बेटा, सब बता देगा। वो क्या करेंगे अपने पास रख के बताओ। एपी करने वाले थे ना, रख दो बेटा मोबाइल हो गया। आप पापा को बोलना कि सर भी डांटते हैं, आप क्लास में क्यों फोन करते हैं? आपको क्लास के टाइम पे अगर मुझसे बात करनी तो सर को फोन किया करो, बस सिंपल सी बात है। बहाने मत किया करो, किसी के पापा नहीं डांटते कि क्लास के टाइम पे तो फोन भी नहीं उठाता। चलो कुछ नहीं करते तुम, जरूर बकवास करते तुम। ऐसा आपको लगता है? आप जिस दिन पूरी दुनिया को लगता है ऐसे पूछो। करी थी मैंने पापा से बात, की थी ना मैंने पापा से बात, की थी ना मैंने पापा से बात, तुम्हारे सामने ही करी थी। अच्छा, मैंने आपको पहले बोला था कि भैया से बात कर लो, फिर पापा ने भी कहा भैया से बात। नहीं, तुम्हारे सामने बात करी थी मैंने इंटरनेट के लिए, ऑनलाइन क्लास के टाइम पे। आ गया यार, पापा ने बोला था ठीक है इसकी खबर लेता हूँ। कोई भी पेरेंट्स है ना टीचर को नहीं बोलते कुछ भी उल्टा, वो बोलते हैं कि सर आपको जो करना है करो। हाँ बोलते भी है, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स बोलते हैं। चलिए एपी करते हैं। एपी देखो, मैथ्स में 2 चैप्टर बचा, एपी और सर्फेस एरिया रिवीजन के लिए, और साइंस में भी 2 चैप्टर बचे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हमारा टारगेट ये है कि मार्च में रिवीजन वाला पोर्शन खत्म हो जाए, उसके बाद 1 अप्रैल से लेकर के और जो 26 अप्रैल तक है उसमें हम खाली टेस्ट ले और प्रैक्टिस करवाएं तुमसे, जम के जितनी प्रैक्टिस तुम कर सकते हो जितनी हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो पूरे अप्रैल वाले टाइम में हम प्रैक्टिस करेंगे। पढ़ने वाला टाइम चीज जो है वो मार्च तक की 31 मार्च तक की पढ़ाने वाली चीज में कर रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाने वाली चीज नहीं होगी, उसके बाद प्रैक्टिस होगा सर। ठीक है, एनसीईआरटी अरिहंत एग्जाम्पल ये सारी चीजें जितनी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं वो सारी करवाएंगे। 25 दिन बहुत ज्यादा है हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए। 7 चैप्टर मुश्किल से मैथ्स में आ रहे हैं, 7 चैप्टर मुश्किल से साइंस में आ रहे हैं, और उन 7 चैप्टर की हालत में बताए। स्टैटिस्टिक्स इतना छोटा चैप्टर है, कार्बन आधा आ रहा है, आर एनवायरमेंट छोटा सा चैप्टर है, हेरिडिटी छोटी सी चैप्टर है ना। तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर से इस बार के एग्जाम में भी जो बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा ना, वो तो बाय नेचर वीक है, तभी वो नंबर नहीं ला रहा। क्योंकि इतना आसान कर देने के बाद भी अगर आप अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे तो आपका कभी नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। आप मतलब आप खुद को ही चैलेंज नहीं कर सकते कभी जिंदगी में। आप छोड़ो, क्या कुछ बोल रहा था कोई? करेंगे तो मैं मोटिवेट एक दिन बेटा, आज नहीं करेंगे वो, एक बार सिलेबस हो जाए। वो 25 दिन मुझे तुमसे चाहिए रिवीजन के लिए, उसके बाद तुम्हारे एग्जाम होते जाएंगे, जैसे जैसे जिस सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे बस उसकी क्लासेस होंगी। स्कूल तुम लोगों के बंद हो जाए तो मेरे को बता देना, टाइमिंग में थोड़ा सा चेंज कर। सर कल से 1 बजे। अरे एक एक बच्चे की बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है कि एक बार सबके स्कूल अगर बंद हो जाए तो मेरे को बता देना, फिर हम टाइम थोड़ा सा पहले का कर लेंगे या मॉर्निंग का कर लेंगे, है ना। मॉर्निंग क्यों? मॉर्निंग बेटा तुम्हारे लिए बढ़िया है, इतनी धूप में आते हो अच्छा लगता है। देखो रीजन कोई अगर तुम्हारे पास वैलिड है तो वो दो। हाँ वो वैलिड रीजन हुआ, इसीलिए मैंने बोला स्कूल बंद होने के बाद, है ना। और कोई रीजन है नींद छोड़ के? नहीं है ना।
तो मॉर्निंग में ही आना है ताकि हम रिलैक्स होकर के कर सके और पूरा दिन अगर मुझे किसी को रुकवाना हो तो मैं रुकवा सकूं, है ना? क्या क्या कह रही हो? पर्सनली भी बोलेंगे बेटा रुक जाओ 31 तारीख तक रुक जाओ, रुकवाएंगे पर्सनली भी। चलिए गुड इवनिंग समझ। पेरेंट्स से परमिशन लो, ये नहीं कि कोचिंग के बहाने कोचिंग में तो रुक रहे हो 1 घंटे, बाहर रुक रहे हो 2 घंटे और घर पे ये मैसेज जा रहा है कि बच्चा 3-3 घंटे कोचिंग में रुक रहा है। ये वाली चीज नहीं होनी चाहिए। बस भाई रुको ना, हमने किसको मना किया? कभी मना नहीं किया है? पीजी बोल रहे नहीं बेटा, पीजी ही मान लो, लेकिन पीजी का नाम देना जरूरी थोड़ी है। मान लो पीजी, बिस्तर नहीं मिलेगा तुम्हें, बस बाकी सारी सुविधा उपलब्ध है। चलिए जोमेटो स्विगी है, वाईफाई भी है तुम्हारे पास, जोमेटो स्विगी है, स्विगी है, घर से लंच लेकर के आओ। खूब टाइम बचा है बेटा, खूब टाइम बचा है, काहे चिंता करते हैं? सर एक फ्लोर और फिर उसमें बिस्तर हो गए, वो रेंट फिर मैं तुमसे ही लूंगा है ना? चलो तो फ्री में जितनी चीजें मिल रही है आप तो गवर्नमेंट छोड़ के बैठे हो, तो मेरे को इतना भरोसा है कि आप रेंट के आंसर दो। फैट जमा नहीं होता कुछ बात तो। चलिए एपी करते हैं। एपी क्या होते हैं? एपी का मतलब है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब एक ऐसी चीज जो कंटिन्यूअसली प्रोग्रेस हो, ठीक है? तो अगर हम प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो वो प्रोग्रेशन या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, बस वो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन या कंटिन्यूअस डी प्रोग्रेशन को हम एपी कहते हैं। कंटिन्यूअस प्रोग्रेशन का मतलब है कि एक ऐसी सीरीज जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो बराबर है। जैसे मैंने एक इस तरीके की सीरीज लिखी है, मैंने एक इस तरीके की सीरीज लिखी है, इसका लास्ट टर्म क्या है? मान लीजिए इसका लास्ट टर्म है। इस तरीके की चीज को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। कैसे पता चलता है एपी का? एपी में किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना होता है जी? बराबर होता है। अगर मैं पहले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखूं तो क्या आएगा? अगर मैं बाद वाले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखूं तो क्या आएगा? तो भी 3 आएगा। अगर मैं उसके बाद वाले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखूं तो क्या आएगा? 3 आएगा। यानी कि एक ऐसी सीरीज जिसमें कि हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम है, उस पूरी सीरीज को हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस सेम होता है। ये जो डिफरेंस तुम देख रहे हो, ये डिफरेंस हर जगह कॉमन है, इसीलिए डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? कॉमन। क्योंकि ये डिफरेंस हर जगह कॉमन है, इसीलिए कॉमन है। अब एक एपी में ये जो अलग अलग चीजें, जो बहुत सारी चीजें तुम देख रहे हो, दीज आर टर्म्स। व्हाट आर दीज? दीज आर टर्म्स। तो क्योंकि ये पहला टर्म है, हम इसको क्या बोलते हैं? A1 बोलते हैं। ठीक है? अब जरूरी थोड़ी है कि सबको ही A1 बोले। इसको T1 भी बोला जाता है, T2 भी बोला जाता है, A1 भी बोला जाता है, A2 भी बोला जाता है, कुछ भी बोला जा सकता है। सबसे ज्यादा A1 इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए हम A1 ही लेकर के चलेंगे। अब A1 का मतलब A भी होता है। आप A1 लिखिए और 1 की कोई इज्जत होती नहीं है, तुम्हें तो पता है, इसीलिए हम A1 को A भी लिख सकते हैं। पहले टर्म को क्या डिनोट करते हैं? A से या फिर A1 से, दैट इज 4। अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 कितना है यहाँ पर? सेकेंड टर्म हमारे पास 7। सेकेंड टर्म अगर मुझे नहीं पता होता, मुझे सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है, सेकेंड टर्म निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एक बार 3 जोड़ दूंगा, तो मुझे क्या है? सेकेंड टर्म मिल जाएगा। अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना होगा जी, तो मैं क्या करूंगा? मैं पहले वाले टर्म में 2 बार डी जोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं पहले वाले टर्म में 2 बार डी जोड़ दूंगा। 2 बार डी मतलब कि पहला टर्म प्लस 2d, हमें क्या मिल जाएगा? उसका नेक्स्ट टर्म। यानी कि अगर मुझे उसके भी बाद वाला नंबर चाहिए, अगर मुझे उसके बाद का भी नंबर चाहिए, मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले वाले टर्म में 3 बार डी जोड़ देना पड़ेगा। पहला टर्म और 3 बार डी जोड़ो, 3 बार डी जोड़ो या फिर डी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बच गया एक ही। तो हमें नेक्स्ट टर्म यानी कि फोर्थ टर्म मिल जाएगा। तो तुम एक पैटर्न यहाँ पर फॉलो करोगे बेटा, तुम एक पैटर्न फॉलो करोगे। A2 निकालने के लिए तुमने क्या किया था? A1 में 1 बार डी जोड़ दिया था,
A3 निकालने के लिए तुमने क्या किया था, A में 2 बार D जोड़ दिया था। A4 निकालने के लिए तुमने क्या किया था जी, 3 बार D जोड़ दिया था। और A5 निकालने के लिए तुमने क्या किया था जी, 4 बार D जोड़ दिया था। इसी तरीके से अगर तुम्हें A100 निकालना होगा तो तुम A में क्या करोगे, 99 D जोड़ दोगे। अगर तुम्हें A1000 निकालना पड़ेगा तो तुम क्या करोगे, A प्लस 999 कर दोगे। अगर तुम्हें A39 निकालना है तुम क्या करोगे, A प्लस 38D। यानी कि जो भी टर्म आपको निकालना है उससे एक कम को D से मल्टीप्लाई कर दीजिए और A जोड़ दीजिए। क्या बोला मैंने, बहुत महंगी बात कही है बेटा। जो भी टर्म आपको निकालना है उससे एक कम को D से मल्टीप्लाई कर दीजिए और A जोड़ दीजिए। तो अगर मुझे AN निकालना है तो मैं क्या करूंगा, N से एक छोटा टर्म क्या होता है, N-1 होता है, इसको D से मल्टीप्लाई कर दूंगा और A जोड़ दूंगा। दिस इज द बहुत सुंदर फॉर्मूला फॉर दिस टर्म। ये एक फॉर्मूला बन गया जिसपे कि पूरी A पे डिपेंड करती है। कोई भी टर्म निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। अब इसमें 4 चीजें हमें दिख रही है बेटा, एक तो मैं दिख रहा है AN, एक तुम्हें दिख रहा है A, एक तुम्हें दिख रहा है N और एक तुम्हें दिख रहा है। इन चारों चीजों का क्या मतलब है, AN क्या होता है, अच्छा हाँ ऋषित कोशिश करना आ जाओ तो बहुत बढ़िया है। AN क्या है, जरूरी नहीं है लास्ट का। हाँ AN का मतलब है बेटा nth टर्म। अब हम इसको डिजायर्ड टर्म भी कह सकते हैं और लास्ट टर्म भी कह सकते हैं कभी कभी। ठीक है, AN को कभी कभी N भी लिखा जाएगा, ठीक है, पे लिखा हुआ हो सकता है बेटा बतिया एक ही। AN इज व्हाट, AN इज nth टर्म। अब वो n की वैल्यू पर डिपेंड करता है ये कौन सा टर्म है। अगर n की वैल्यू 5 हो गई तो 5th टर्म हो गया, n की वैल्यू 9 हो गई तो 9th टर्म हो गया, n की वैल्यू 50 हो गई तो 50th टर्म हो गया। तो AN का मतलब है कि ये सारे टर्म्स का जनरल फॉर्मूला है। ये AP में जितने भी टर्म है उनके लिए जनरल सिंबल है, ये सारे टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n। A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, n क्या है जी नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब हो सकता है जैसे इस AP में 1 2 3 4 टर्म है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। इस वाले टर्म के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वाले टर्म के लिए n की वैल्यू, इस वाले टर्म के लिए n की वैल्यू। n की वैल्यू क्या होती है कि वो टर्म कौन सी पोजीशन पर है और an क्या होता है कि वो टर्म कौन सा है। समझ में आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ बच्चे, n बीच में मत बोलो। an और n में दो, an और n में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, an किसको है n किसको। अगर मैं यहाँ पर एक AP लिख रहा हूँ, मैंने एक AP लिखी, ठीक है, ये जो है ना ये एक जो टर्म है ये हमारा an है और इसके लिए n की वैल्यू क्या है, ये जो क्या है ये एक हमारे टर्म है दैट इज an, इसके लिए n की वैल्यू क्या है 6। तो n हमें उसकी पोजीशन बताता है कि वो कौन से नंबर पर है और an हमें वो टर्म बताता है कि वो टर्म कौन सा है। टर्म और उसकी पोजीशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर हमें वो टर्म निकालना है तो हम an निकालेंगे और अगर हमें उस टर्म की पोजीशन निकालनी है तो हम n निकालेंगे। अगर हमें ये पता करना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है तो हम n निकालेंगे और अगर हमें ये पता करना है कि वो कौन सा टर्म है तो हम an निकालेंगे। ठीक है, चलो क्या कह रहे थे ये सब बोलो, क्या फर्क पड़ता है, उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी अभी तक है। D क्या होता है, D इज कॉमन डिफरेंस, D इज व्हाट, D इज कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमें हमारे AP के किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स को माइनस कर देना है। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, तो किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स को माइनस कर देना है और सक्सेसिव टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कि बाद वाला टर्म पहले है। बाद वाला जो टर्म है, अगर मान लो आपने एक AP लिखी है, आपको D निकालना है तो आप पहले दोनों को माइनस करोगे तो आप 4 - 7 नहीं करोगे, आप 7 - 4 करोगे। बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करना है। अगर आप इन दोनों टर्म से AP निकालना चाहते हो तो आप 13 - 10 करोगे, 10 - 30 नहीं करोगे। इसीलिए मैंने कॉन्सेक्यूटिव नहीं बोला, मैंने सक्सेसिव बोला। कॉन्सेक्यूटिव का मतलब भी होता है लगातार आने वाले, तो लगातार आने वालों से फर्क नहीं पड़ता जी, बड़े वाले में से आपको छोटे वाले को माइनस करना है, तब जाकर के आपको एक्चुअल D की वैल्यू पता चलेगी।
आपने पहले वाले में से बाद वाले को कर दिया तो डी की वैल्यू गलत आ जाएगी, पूरा सवाल ही गलत हो जाएगा अगर आपने डी गलत किया। ठीक है, चलिए अब अगर मैं तुम्हें एक ए दे दूं, फर्स्ट टर्म दे दूं और मैं तुम्हें डी दे दूं, तो क्या तुम मुझे एपी निकाल के नहीं बता दोगे? एपी में क्या होता है? एपी में फर्स्ट टर्म होता है, सेकंड टर्म होता है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है, यही तो एपी कहलाती है। तो फर्स्ट टर्म कितना है? तो फर्स्ट टर्म हो गया -3 कॉमा a2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a प्लस b यानी कि -3 प्लस 2 यानी कि a3 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a प्लस 2d। a कितना है? -3 प्लस 2 × 2 -3 प्लस 4 यानी कि प्लस का 1। a4 निकालने के लिए हम क्या करते हैं? a प्लस 3d यानी कि a प्लस -3 प्लस 3 × 2 -3 प्लस 6 यानी कि प्लस का 3। तो ये जो आई ना हमारे पास ये 3, -1, -1, 1, 3 डॉट डॉट डॉट, इसी को डाल। तो एपी अगर एक फिल्म है तो इस फिल्म के हीरो कौन है? ए और डी। ठीक है, ए और डी इस फिल्म के हीरो है। बेटा आपको हर सवाल में ए और डी तो पता होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको ए और डी पता है तो आप पूरे एपी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, सब कुछ बता सकते हैं। बस आपको ए और डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। हर सवाल में जो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तुम ए और डी की वैल्यू निकालने पे फोकस करो। किसी भी तरीके से निचोड़ के मचोड़ के हम ए और डी की वैल्यू निकाल लें। अगर हम ए और डी की वैल्यू निकाल पाते हैं तो हम एपी में कुछ भी निकाल सकते हैं। ए और डी की वैल्यू निकालने पे तुम्हारा पूरा फोकस होना चाहिए एपी के हर सवाल में। अरे ऑनलाइन वाले बालक सुस्त पड़ गए क्या तुम? हैं, बोलते ही नहीं हो कुछ। तो इतने सारे बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं ना, देख देखिए क्या करें। सर अगर दोनों में से एक कैसे निकाले? नहीं निकाल सकते जी। कोई भी टर्म निकालने का जो फॉर्मूला मैंने बताया था उसमें ए और डी तो आ ही रहे थे, है ना। A10 निकालने के लिए a + 9d, ए भी चाहिए आपको, डी भी चाहिए आपको। आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए। नींद आ रही है? बताओ, घर बैठे बैठे नींद आ रही है तुम्हें, इसीलिए कह रहे हैं सुबह का टाइम सही है, दोपहर तक तो नींद आएगी तुम्हें। चलिए, तो अगर हमारे पास ए और डी है तो हम एपी के बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं। कौन बोला? कौन सी एपी? सही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हें हर बार बोलना जरूरी है ना, कोई बात करे तुम्हें बीच में बोलना जरूरी है। तुमने ठेका ले रखा है पूरी क्लास का। मेरी बात बिल्कुल लास्ट वाला सेंटेंस है ना मेरा होना चाहिए, तो मैं जीत जाऊंगा बहस में, है ना। तुम चाहते हो लास्ट सेंटेंस मेरा हो, सामने वाले चुप हो जाए। मेरी फीस को फैंटेसी नहीं कहते। ये हरकत मैं बताऊं मेरी बहन की, इसीलिए मैं तुरंत पकड़ लिया। उसकी भी ये, उसको चाहे लड़ना हो चाहे कुछ भी करना हो, उस वो चाहती है कि मेरा लास्ट सेंटेंस हो, चाहे वो लॉजिकल हो चाहे वो लॉजिकल ना हो, मेरा सेंटेंस नहीं। मेरी सिस्टर की बात कर रहा हूँ, वो सेल्स में, तो सेल्स वालों को ये रहता ही है कि सामने वाले को कैसे भी कन्विंस कर दे, और वो कन्विंस तभी होगा जब वो चुप हो जाएगा। और चुप होने के लिए आखिरी सेंटेंस आपका होना चाहिए। चलो आप अपना बात करो। मैं तो कंपेयर कर रहा हूँ तुम्हें। उसको इतना टाइम नहीं है, रिकॉर्डिंग देखे, इससे और ज्यादा बातें बोल दूंगा। क्या देखने वाले बच्चे तुम ही तो हो, कौन सी दुनिया देख रही है उसको? हाँ तो वो भी हो जाएगी मेरे साथ साथ, बढ़िया। हाँ देखो, बोल रहे काफी खतरनाक लोग होते हैं। ये है एक बच्चा ऑनलाइन, ये बहुत से लोगों में है ही आदत, सेल्स वाले लोगों में तो होती है। आप उससे बात कर लो और आखिरी सेंटेंस आप अपना दे करके दिखा दो। जो जितना बढ़िया सेल्समैन है ना, उसकी कॉन्वर्सेशन पिच हमेशा वो खुद खत्म करेगा, आप खत्म कर ही नहीं सकते। तो हम तो नॉर्मल इंसान है भाई, हमने सेल्स की ट्रेनिंग थोड़ी ली है।
जो सेल्स की ट्रेनिंग लेते हैं उनको यही सिखाया जाता है, आपको सामने वाले को चुप करवाना है और कन्विंस करना है, फिर वो चाहे लॉजिकल हो चाहे वो इलॉजिकल हो, बोल देते हैं बस। चलिए, तो एक अगर हमारे पास ए और डी है तो हम पूरी एपी के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, पहला टर्म, 10वां टर्म, 50वां टर्म, कुछ भी हम ए और डी की मदद से निकाल सकते हैं। अगर मैं तुम्हारे सामने एक सिंपल सी एपी लिखता हूं तो तुरंत मुझे देख के बता दोगे सर ये एपी में है। लेकिन अगर तुम्हारे सामने कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो तो क्या तुम देख के बता पाओगे कि वो एपी में है या नहीं है? देख के नहीं बता सकते, हमें तो फाइंड करना होता है। जैसे मैंने तुम्हारे सामने एक एपी लिख दी 3/4, 5/7, 9/10 डॉट डॉट। अब आप देख के बता सकते हो कि एपी में है या नहीं? एपी में है, कुरान एपी में है, क्यों नहीं है बेटा? डिफरेंस सेम है, देखो। अच्छा यहाँ पे 7 कर देते हैं। अब बताओ, ऊपर भी देखो 2-2 का डिफरेंस है, नीचे भी 3 का डिफरेंस है एपी में? बेटा आप ऐसे देख के नहीं बता सकते। बेटा पोस्टर में मार्केटिंग की थी, मार्केटिंग अलग चीज होती है, सेल्स अलग चीज होती है। चलो देखो, ये एपी आप ऐसे बता ही नहीं सकते कि एपी है या नहीं। ये हो मुझे भी नहीं पता लिखते टाइम कि एपी है या नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, कभी भी प्री जजमेंट मत कर लेना, देखते ही बस बता दो कि ये सर ये एपी में है या नहीं है। जो बच्चे ना भी कह रहे हैं उनको भी कह रहा हूँ, तुम्हें कैसे पता एपी में है या नहीं है? तुमने अभी तक चेक थोड़ी किया है। आपको पहले चेक करना पड़ेगा, फिर ये एपी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। एपी चेक करने का तरीका क्या है? एपी चेक करने का तरीका है, पहले दो टर्म्स का डिफरेंस निकाल लो, यानी a2 माइनस a1। a2 कितना है 5/7 और a1 कितना है 3। दो फ्रैक्शंस को माइनस करने का तरीका क्या है जी? नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 4 5 जा 20 माइनस 7 3 जा 21, क्या हो गया -1/। ठीक है, ये आया पहले दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस। अब हम निकालते हैं बाद वाले दो टर्म्स का डिफरेंस। a3 कितना है 7/10, a2 कितना है 5। माइनस करते हैं, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49 माइनस क्या आया -1/। तो क्या ये दोनों बराबर आए हैं जी? अरे ये दोनों तो बराबर ही नहीं आए हैं। और अगर ये बराबर नहीं आए हैं, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं बेटा? ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? बी निकाल रहे थे। तो पहले दो टर्म्स का डिफरेंस और दूसरे दूसरे दो टर्म्स का डिफरेंस कॉमन तो आया ही नहीं। कॉमन आया ही नहीं मतलब कॉमन डिफरेंस है नहीं, और कॉमन डिफरेंस है नहीं इसका मतलब एपी वो है नहीं, यानी कि ये दोनों एपी नहीं है। हम लिखेंगे कैसे? a3 minus a2 is not equals to a2 minus a1, therefore this is not an। तो ये एपी चेक करने का तरीका है और यही पूरा फॉर्मेट है। बच्चे क्या कर देते हैं, पहले ही लिख देते हैं a3 minus a2 बराबर a2 minus a1, और फिर इनकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करने लग जाते हैं। अजी आप पहले नहीं लिख सकते बराबर, आप पहले इनकी वैल्यू निकालिए, आप फिर इनकी वैल्यू निकालिए, उसके बाद बताइए कि वो बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो कह दीजिएगा एपी है, बराबर नहीं है तो कह दीजिएगा कि एपी नहीं है ना? तो ये पूरा फॉर्मेट होना चाहिए। अगर कभी भी तुम्हारे पास एपी चेक करने के लिए आए तो फॉर्मेट भी ध्यान रखना। कर तो लोगे, मुझे पता है कि दोनों का चेक करके बता दोगे बराबर आए नहीं आए, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। पहले दो टर्म्स का डिफरेंस निकाला, बाद के दो टर्म्स का डिफरेंस निकाला, बराबर आ गया तो एपी, नहीं आया तो नॉट एन एपी। ठीक है, चलो अब इस पर सवाल कैसे बनते हैं देखो। फाइंड k if k plus 2 k plus 5
हमारे पास 3 टर्म्स हैं और वो तीनों टर्म्स एपी में है, ऐसा उसने खुद ने बोल दिया, और अब हमें एक के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर कोई चीज एपी में होती है तो एपी की कंडीशन क्या है? अरे मनन, एपी की कंडीशन क्या है? डिफरेंस सेम होना चाहिए। अरे तुम्हारे नंबर तो बताओ कितने आए बोर्ड में, बताओ। बढ़िया है तो बता दो, नहीं है तो व्हाट्सएप कर दो। तुम्हारे बढ़िया है? सिस्टम इतना कम का है भाई? आ जाइए तुम्हारे 30। हिंदी कमजोर है मतलब है, हमारे सिस्टम कमजोर है। तुम्हारे नंबर तो बेटा क्लास में बताने लायक नहीं है, तो डबल डिजिट में भी नंबर नहीं है तुम्हारे एक भी सब्जेक्ट नहीं आए हैं। हाईएस्ट तुम्हारे 9 नंबर है। अगर ये एपी में है तो इसके दो टर्म्स, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होगा। ये देखो, आप फंडामेंटल सीख जाओगे ना मैथ्स के, तो मैथ्स आपको हमेशा आसान लगेगी। फंडामेंटल ये कहता है कि हमें कितनी चीजें निकालनी थी, कितनी चीजें निकालनी थी? एक निकालनी थी, सिर्फ के की वैल्यू निकालनी थी। तो अगर एक वेरिएबल चाहिए होता है तो कितनी इक्वेशन निकालनी पड़ती है? एक वेरिएबल मतलब एक इक्वेशन आपको बनानी है। तो दाम शाम दंड भेद लगा करके एक इक्वेशन बना दो। अगर आपने कैसे भी एक इक्वेशन बना दी तो आप उसको सॉल्व करके एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल ही लोगे। अगर आपने कैसे भी एक इक्वेशन बना दी तो आप एक वेरिएबल की वैल्यू तो निकाल ही सकते हैं। हमने देखिए एक इक्वेशन बना दी, वो इक्वेशन कैसी भी हो सकती है। मैं तुम्हें इस सवाल की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हें पूरे मैथ्स की बात कर रहा हूँ। इक्वेशन का मतलब कि बस इज इक्वल्स को लिखना चाहिए। आपने एक ऐसी चीज बना दी जिसमें इज इक्वल्स टू है, मतलब वो इक्वेशन है, और उस इक्वेशन से आप एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकते हो। हमें के की वैल्यू निकालने की हमने इक्वेशन बना दी। a3 की वैल्यू क्या है? 2k - 4। a2 की वैल्यू क्या है? k + 5। a2 की वैल्यू क्या है? k + 5, और इसकी वैल्यू क्या है? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। दैट इज योर आंसर। क्या ये भी नहीं है तो कहीं माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, हो गई। अरे मैं तुम्हें अप्रोच सिखा रहा हूँ बेटा, डेटा तो कुछ भी आ सकता है। ये डेटा मैंने मेरे मन से दिया है, तुम अप्रोच सीखो ना। अप्रोच क्या है? अगर 3 टर्म्स दिए हुए और उसमें कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाली चीज तुम्हें लिखनी है। कंडीशन की एपी लगानी है, एपी की कंडीशन लगानी है, पुट कर देना है, इसको सॉल्व करते हो तुम्हें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 2k + 4 - 2 - 5। आप तो की वैल्यू ऐसे नहीं है। इक्वल तो वो है, सवाल में कह दिया गया कि वो इक्वल है। क्या? अरे इक्वल हमें निकालना ही नहीं कि इक्वल है या नहीं है। इक्वल उसने बोल दिया कि एपी में है, मतलब इक्वल है। आपको के की वैल्यू निकालनी है। सवाल कुछ ये कहना चाह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए ये दोनों तरफ बराबर हो जाए। ये हमारा सवाल है। ठीक है कि के की किस वैल्यू के लिए एलएचएस और आरएचएस बराबर हो जाएंगे, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने बराबर कर दिया, के की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अजी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पॉलिनोमियल होता था, हम उसको सॉल्व करते थे और x की वैल्यू निकालते थे। ये सवाल हमसे क्या कहता था? ये सवाल हमसे यही कहता था कि x की किस वैल्यू के लिए ये पूरी चीज जीरो बन जाएगी। ठीक है, वैसे यहाँ पर है कि k की किस वैल्यू के लिए दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। वो वैल्यू है 4/। ठीक है, क्या हुआ? तुमने उसको प्लस नहीं किया होगा, उसको प्लस कर, तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी होगी। तो देखो, जिन बच्चों ने एपी नहीं करी है वो एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज अब कर सकते हैं, जितना मैंने बताया। इस कंसेप्ट पे आप एपी की फर्स्ट एक्सरसाइज को बहुत इजीली कर सकते हो। सेकंड एक्सरसाइज और थर्ड एक्सरसाइज हम कल और परसों कर लेंगे।
स्टैटिस्टिक्स की वर्कशीट मैंने तुम्हें भेजी है, वर्कशीट भेजी जिसमें मात्र 20 सवाल है, ठीक है। और वो जो 20 सवाल है वो वैसे ही है जो मैंने पिछले 2 दिन में करवाए थे, तो वो हम उम्मीद करते हैं कि आज और कल तक तुम्हारा हो जाएगा, और परसों की क्लास में तुम मुझे वो चेक करना कि सर देखिए हमने कर दिया, ठीक है। ऑनलाइन वाले बालक तुमसे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि परसों की क्लास से पहले तुम लोग मुझे वो एक स्टैटिस्टिक्स की पूरी वर्कशीट करके दे दो, ठीक है। चलिए, ऑनलाइन वाले बालक लीव कर सकते हो, बाय। बेटा जिन जिन के आगे हम लोगों ने बता दिए। देव तुम्हारे कितने हैं? अरे आप तुमने तो बता ही दिए थे। नहीं तुमने नहीं बताए थे, बताओ 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 कितने आए? टर्म 1 के नंबर दिया ही नहीं क्या? ठीक है, पर अंतम तो कुछ पूछ